विशाखा और समीर की शादी हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन समीर और उसके घर वाले आज तक विशाखा को अपना नहीं पाए थे। समीर की माँ ने समीर को इस तरह से बना रखा था कि उसके लिए सब कुछ अपना परिवार था और पत्नी एक बाहरी सदस्य थी जिसे सिर्फ घर के कामों के लिए ब्याह कर लाया गया था और उसका घर पर कोई भी हक नहीं था। और समीर विशाखा के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। यहाँ तक कि शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी समीर और विशाखा अभी तक माँ बाप नहीं बने थे, क्योंकि समीर की माँ ने समीर को सिखा कर रखा हुआ था कि विशाखा औलाद हो जाने के बाद औलाद के नाम पर तुझे ब्लैकमेल करके अपने परिवार से दूर कर देगी और तू अपनी पत्नी और बच्चों का होकर रह जाएगा और अपनी माँ और बाकी परिवार को भूल जाएगा। इससे अच्छा जितनी देर से हो उतनी देर से औलाद पैदा कर। विशाखा समीर के घर में रहती तो थी, पर एक नौकरानी की तरह। कोई हक नहीं थे उसके, ना ही समीर उसे पत्नी का सम्मान देता था। विशाखा को लगता था कि समीर से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और उसे कोई रास्ता भी नहीं सूझता था, क्योंकि वह जाती भी तो कहाँ, नौकरी वह करती नहीं थी, मायके में जाकर रह नहीं सकती थी, क्योंकि शादीशुदा बेटी का मायके में रहना आसान नहीं होता। कोई चारा नहीं था विशाखा के पास। विशाखा के मायके वाले भी विशाखा को लेकर दुखी रहते थे कि क्यों उन्होंने जल्दी जल्दी में विशाखा की शादी कर दी, और जो पैसे उन्होंने विशाखा की शादी में खर्च किए, काश उन पैसों से उन्होंने विशाखा को पढ़ाया होता और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया होता तो आज विशाखा की ज़िंदगी इतनी खराब नहीं होती। इस शादी से तो विशाखा को कुछ भी नहीं मिला था। ससुराल में उसे नौकर से अधिक कुछ नहीं समझा जाता था, पर सब मजबूर थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। विशाखा का पति बहुत ही अच्छा खासा कमाता था और उसकी कमाई का 1 रुपया भी विशाखा के ऊपर खर्च नहीं हो सकता था। पत्नी होते हुए भी वह बेचारी थी और 1 1 रुपये के लिए उसके पति के आगे उसे हाथ पसारने पड़ते थे, और जो कि उसे दुत्कार के साथ ही मिलते थे। दिन भर वह नौकरों की तरह काम करती और गालियाँ खाती, और 2 रोटी भी उसके ऊपर एहसान करके दिए जाते थे। साथ ही साथ बीच बीच में उसे मायके भी भेज दिया जाता था, कुछ ना कुछ डिमांड के साथ। विशाखा के मायके वाले बहुत पछताते थे विशाखा की हालत देखकर, और विशाखा से बोलते थे, यह सब हमारी गलती के कारण हुआ। काश हमने तुम्हारी शादी करने से पहले ठीक से जांच परख की होती, या फिर तुम्हें पढ़ाया लिखाया होता और अपने पैरों पर खड़ा किया होता। विशाखा बोलती कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, जो मेरे नसीब में था वह हो गया। आप लोगों ने तो सब कुछ अच्छा सोचकर ही किया था, अब अगर मेरे नसीब में ही बुरा लिखा था तो क्या कर सकते हैं, जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। विशाखा की एक कुंवारी ननद थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थी और विशाखा को कुछ भी नहीं समझती थी। बात बात पर विशाखा से लड़ती रहती थी और उसे सबसे ज़्यादा परेशान भी वही करती थी, जिसकी वजह से विशाखा उससे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह बहुत ही बुरे स्वभाव की थी और उसकी माँ और भाई भी उसे और भी ज़्यादा सिर पर चढ़ाकर रखते थे, जिसकी वजह से वह खुद को बहुत बड़ा तीसमार खान समझती थी और विशाखा को कुछ भी नहीं समझती थी। विशाखा की ननद अंशु का मुख्य काम समीर को दिन भर विशाखा के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलकर विशाखा के खिलाफ भड़काना होता था, और दोनों माँ बेटी समीर को अपने कब्जे में रखे हुई थी और विशाखा से दूर कर रखा था कि कहीं समीर विशाखा के करीब ना हो जाए और हमारी पकड़ ढीली ना हो जाए। विशाखा की माँ की नज़र में उसकी बेटी अंशु दुनिया की सबसे अच्छी बेटी थी, जिसे उसने पूरी तरह से बदतमीज़ बनाकर रखा हुआ था ताकि ससुराल में कभी कोई उसके पर हावी ना हो सके। कुल मिलाकर समीर और अंशु और उसकी माँ सब के सब बहुत ही ज़्यादा बदतमीज किस्म के प्राणी थे और विशाखा को घर के नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। साथ ही साथ यह बोलने से भी नहीं चूकते थे कि हम लोग तुम्हारे परिवार जैसे बेवकूफ़ नहीं है कि अपने घर की बेटी को कहीं भी ब्याह देंगे। अंशु की शादी करने से पहले हम 100 बार जांच पड़ताल करेंगे और ऐसे घर में ही अंशु की शादी करेंगे जहां हमारी बेटी राज करेगी, ना कि तुम्हारे जैसे नौकरों की ज़िंदगी जिएगी। विशाखा को यह सब सुनकर बहुत दुख होता था और अंशु यह सब सुनकर और चौड़ी हो जाती थी और सोचती थी वह कितनी नसीब वाली है कि उसे इतने अच्छे माँ और भाई मिले हैं। और विशाखा से बोलती भी थी, देख लो तुम्हारे और मेरे नसीब में कितना फ़र्क है। अंशु अपने घर वालों के साथ के कारण दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जो कि समीर और उसकी माँ को बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन विशाखा को साफ साफ दिख रहा था। लेकिन विशाखा को पता था
अगर वह कुछ भी बोलेगी तो उसे ही गलत ठहराया जाएगा। अंशु का मन अब पढ़ाई लिखाई में कम लगता था और यारी दोस्ती में ज़्यादा लगता था। अंशु के सारे दोस्त बहुत ही निकम्मे और बदतमीज़ किस्म के थे, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था और दिन भर आवारागर्दी करते रहते थे। अंशु भी धीरे धीरे उनकी तरह ही हो गई थी। वह झूठ बोलकर घर से पैसे लेती और जाकर उन पैसों से क्लब में पार्टियां किया करती थी। लेकिन अंशु की माँ और समीर को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उन्हें ऐसा लगता था कि अंशु ऐसा कुछ करेगी। लेकिन विशाखा को यह सब कुछ बहुत अच्छे से पता था और वह काफ़ी दिनों से अंशु की हरकतों को देख रही थी। लेकिन विशाखा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अंशु और समीर और उसकी माँ से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि इन लोगों ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी और वह कोई भगवान तो थी नहीं कि उसके साथ कोई बुरा करे और वह उनका भला सोचे। इसलिए अंशु के साथ कुछ भी बुरा होता तो विशाखा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अंशु ने उसकी ज़िंदगी ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंशु ने एक बॉयफ्रेंड भी बना रखा था, जिसे कि विशाखा एक दो बार अंशु के साथ घर के बाहर देख भी चुकी थी। और जिस तरह से वो दोनों बातें करते थे, अंशु को समझ में आ चुका था कि दोनों का क्या चक्कर है और दोनों किस हद तक आगे निकल चुके हैं। पर विशाखा ने सोचा, उसे क्या, कौन सा वह अंशु का भला कर देगी तो वे लोग सुधर जाएंगे। उल्टा अगर वह कुछ बोलेगी तो चार बातें उसे ही सुना देंगे। इसलिए विशाखा ने चुप रहना ही ठीक समझा। एक बार किसी पड़ोसी ने अंशु की शिकायत समीर से की भी थी, तो समीर ने पड़ोसियों को ही गालियां देनी शुरू कर दी थी। साथ ही अंशु की माँ भी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, अपने घर की बेटियों की चिंता करो, हमारी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी बेटी को हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और हमारी बेटी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। और खबरदार, जो कभी मेरी बेटी के चरित्र के बारे में दोबारा कुछ बोला तो। पड़ोसियों ने भी कुछ भी बोलना बंद कर दिया था और अंशु का मन इससे और भी ज़्यादा बढ़ गया था कि वह कुछ भी करेगी, उसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला। और अंशु अब बेधड़क अपने बॉयफ्रेंड से मिलना जुलना शुरू कर चुकी थी। इधर विशाखा के मायके में विशाखा के भाई की बहुत ही अच्छी अफसर के पद पर नौकरी लग गई थी और वह एक सरकारी अफसर बन गया था, जिससे घर में सब बहुत खुश थे और विशाखा भी बहुत खुश थी। और अंशु की भी अब शादी की उम्र हो रही थी, लेकिन अंशु तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसी हुई थी। एक दिन अंशु घर में उल्टियाँ कर रही थी, जिसे देखकर समझ में आ गया कि अंशु पेट से है। अब समीर और उसकी माँ का दिमाग घूम गया। उन्होंने अंशु को पकड़कर दो चार थप्पड़ लगाए और बोला, यह सब क्या है। लेकिन अंशु का मन तो उन्होंने ही बढ़ाया था, तो अंशु ने उन्हें झटक दिया और बोला, क्या क्या है, मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या यह कोई नई बात है। हर लड़की माँ तो बनती ही है। हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने उससे बात कर ली है। आज शाम को वह आप लोगों से मिलने आ रहा है। जल्दी हमारी शादी कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंशु की माँ और समीर को तो झटका लग गया कि इतनी बदतमीज़ और निर्लज अंशु कैसे हो सकती है। पर कहीं ना कहीं उन्हें पता था इस सब के लिए वह लोग ही जिम्मेदार हैं। विशाखा चुपचाप सब कुछ देख रही थी और पता नहीं क्यों उसके मन को बहुत सुकून हो रहा था। शाम को अंशु का बॉयफ्रेंड समीर से मिलने के लिए आया। उसे देखकर समीर और उसकी माँ को बहुत जोर का गुस्सा आया। मुंह में पान मसाला भरा हुआ था, काम काज कुछ करता नहीं था, देखकर ही गली का गुंडा लग रहा था। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, गुंडागर्दी से कुछ पैसे कमा लेता था। समीर ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और बोला, तू क्या सोचती है, इस गुंडे से हम तेरी शादी कर देंगे। अंशु ने बोला, आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है और मुझे वह बहुत पसंद है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है। समीर और उसकी माँ एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या सोचा था उन्होंने अंशु के लिए और इसने किसे पसंद कर रखा है। समीर ने अंशु को साफ साफ बोल दिया कि कान खोलकर सुन लो, उस गुंडे से तो तेरी शादी किसी भी कीमत पर मैं नहीं होने दूंगा। तू क्या चाहती है, जिस तरह से हम विशाखा के मायके वालों को परेशान करते हैं, हमारे सर पर भी कोई हमें परेशान करने वाला बैठ जाए और जानते बुझते हम तेरी ज़िंदगी खराब कर दें। दिमाग ठीक है तेरा। अंशु ने बोला, आपके पास और कोई रास्ता है भैया, क्या आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं। और हंसने लगी। अंशु को इस तरह से बेशर्मी से हंसता देख समीर और उसकी माँ को तन बदन में आग लग गई और विशाखा के मन को बहुत ही सुकून मिल रहा था और वह भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी उसे यह खुशी देने के लिए। अब अंशु की माँ और समीर ने दिमाग चलाना शुरू किया कि एक तो इस लड़की ने इतना बड़ा कांड कर रखा है, तुरंत इसकी शादी करनी पड़ेगी। ऊपर से लड़का इसने एक गुंडे को चुन रखा है
जिसे हम किसी भी कीमत पर अपना दामाद नहीं बना सकते। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और फिर उनके दिमाग में विशाखा के भाई का ख्याल आया, जिसकी अभी अभी अफसर के पद पर नौकरी लगी थी। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए। उन्होंने विशाखा के घर फ़ोन करके साफ साफ बोल दिया कि आपको हमारी बहन अंशु के साथ अपने बेटे की शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो विशाखा की ज़िंदगी को हम नर्क बना देंगे। उन्होंने अंशु के गर्भवती होने की बात विशाखा के मायके वालों से छुपा ली और उन्हें कुछ भी नहीं बताया, और विशाखा को भी धमकी दे दी कि अगर कुछ भी उसने अपने मायके में बताया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन विशाखा को तो सारी बातें पता थी, और वह कैसे किसी और का पाप अपने भाई के सर पर डलवा देती, वह भी सब कुछ जानते बूझते। और सबसे बड़ी बात, अंशु के स्वभाव को वह बहुत अच्छे से जानती थी। इस परिवार के कारण उसकी खुद की ज़िंदगी तो नर्क बन ही चुकी थी। अब वह अपने भाई की ज़िंदगी अंशु के साथ उसकी शादी करवाकर खराब नहीं करना चाहती थी। विशाखा ने भी ठान लिया कि किसी भी कीमत पर वह अंशु की शादी अपने भाई से नहीं होने देगी। इधर समीर और उसकी माँ ने अंशु को अच्छे से समझाया कि देख अंशु, इतनी बड़ी गलती तो तू कर चुकी है। शादी के पहले तू माँ बनने वाली है। ऊपर से जिस लड़के को तूने पसंद किया है वह गली का एक गुंडा है, तुझे क्या खुशी दे सकेगा। विशाखा का भाई बहुत बड़ी अफसर की पोस्ट पर नौकरी करता है, उससे शादी करके तू ऐश की ज़िंदगी जिएगी। और क्योंकि विशाखा इस घर में है तो वह लोग अगर कल को जान भी जाएंगे कि यह उनकी औलाद नहीं है, फिर भी वह तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनकी अपनी बेटी इस घर में है। तो उन्होंने अगर तेरे साथ कुछ गलत किया तो उसका खामियाजा विशाखा भुगतेगी। बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है हमने। अपना दिमाग खोल और सोच। अंशु अपने भाई और माँ की तरह शातिर तो थी ही। उनकी बातें उसे जल्द ही समझ में आ गई और वह विशाखा के भाई से शादी करने को तैयार हो गई। विशाखा के मायके में सबको पता था कि विशाखा के ससुराल वाले कैसे हैं, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। विशाखा का भाई अपनी बहन के लिए कुर्बानी देने को तैयार था, लेकिन विशाखा अपने भाई को यह कुर्बानी नहीं देने देगी। उसने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो, उसे अपनी जान भी देनी पड़े, फिर भी वह अंशु की शादी अपने भाई से किसी कीमत पर नहीं होने देगी, नहीं तो उसके भाई की ज़िंदगी बर्बाद है। यह बात तो तय है। विशाखा ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए और उसने अंशु का फ़ोन चेक करने का प्लान बनाया। और एक दिन मौका पाकर उसने अंशु के फ़ोन को चेक किया। अंशु गहरी नींद में सो रही थी और उसने हिम्मत करके अंशु का फिंगरप्रिंट लगाकर अंशु का फ़ोन खोल लिया। विशाखा को बहुत अच्छे से पता था कि अंशु अभी देर तक सोने वाली है, इसलिए उसने आराम से अंशु का पूरा फ़ोन चेक किया और उसे एक वीडियो मिल गई, जिसे उसने झट से अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया और अंशु के फ़ोन से सब कुछ डिलीट कर दिया ताकि उसे पता ना चले उसने वीडियो अपने फ़ोन में ले ली है। यह वीडियो अंशु और उस गुंडे लड़के की कुछ आपत्तिजनक वीडियो थी, जिसे किसी भी शरीफ घर में देखा नहीं जा सकता था। विशाखा मजबूर थी, वह ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसने जल्दी से वह वीडियो अपनी एक बहुत करीबी दोस्त को फॉरवर्ड कर दी और बोला, इसे अपने पास संभाल कर रखना, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए यह वीडियो तुझे दे रही हूँ। इसे किसी के पास सेंड मत करना, क्योंकि मेरे ससुराल की इज्जत का सवाल है। यह मेरी ननद की वीडियो है, लेकिन हाँ, बहुत मजबूरी है, इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। विशाखा को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी वह दोस्त मरते मर जाएगी, लेकिन वह वीडियो किसी को नहीं दिखाएगी, इसलिए विशाखा ने उसके पास वह वीडियो भेजी थी। उसके बाद विशाखा ने सोचा, अब इनका खेल खत्म करने का समय आ चुका है, और वह समीर के पास गई और बोली, मेरा भाई तुम्हारी इस बदतमीज और बेशरम बहन से बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा और किसी और का बच्चा अपने नाम पर नहीं पालेगा। समीर विशाखा के ऊपर हाथ उठाने ही जा रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, लेकिन तब तक अंशु ने ही बोला, मैं तो तुम्हारी भाभी बनकर रहूँगी, तुम्हारे भाई को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसे अपनी बहन की खुशियाँ प्यारी है। विशाखा जोर जोर से हंसने लगी। विशाखा को इस तरह से हंसता देख समीर, अंशु और उसकी माँ को लगा कि विशाखा दुख की वजह से पागल हो गई है, और उन्होंने बोला, क्यों अंशु तेरी भाभी बन जाएगी? यह सोच सोच कर तुम पागल हो रही हो क्या? विशाखा ने बोला, नहीं, मैं तो यह सोचकर खुश हो रही हूँ कि अंशु की शादी उस गुंडे लड़के से करने के अलावा अब तुम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। कहकर विशाखा ने वह वीडियो दिखा दी। वीडियो देखते ही समीर, अंशु और उसकी माँ के चेहरे की रंगत बदल गई, और समीर ने गुस्से में अंशु को थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए कि तू इतनी बेशरम कैसे हो सकती है कि ऐसी अश्लील वीडियो तूने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की। और उसके बाद विशाखा के हाथ से फ़ोन छीनकर उसका फ़ोन तोड़ दिया और फिर बोला, लो टूट गया तुम्हारा फ़ोन,
अब जो करना है कर लो। तो अंशु, तो तुम्हारी भाभी अब बनकर ही रहेगी। विशाखा ने बोला, इतने दिनों से तुम लोगों के साथ रहकर इतनी शातिर तो अब मैं भी हो ही चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन में यह वीडियो देखकर तुम लोग ऐसा ही कुछ करोगे? इसलिए मैंने पहले ही यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया है जो इसे बहुत संभाल कर रखेगा, लेकिन हाँ, ज़रूरत पड़ने पर इसे लीक करने से भी पीछे नहीं हटेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की यह वीडियो वायरल हो जाए? नहीं ना? तो चुपचाप मेरे मायके फ़ोन करके शादी के लिए इनकार कर दो और अपनी बहन की शादी जहाँ करनी है करो, पर मेरे भाई से तो नहीं होगी। विशाखा की सास ने बोला, विशाखा, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो। विशाखा ने बोला, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है और अब मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? वह मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं जो बोल रही हूँ चुपचाप करो, नहीं तो मैं वह वीडियो वायरल करवा दूंगी। समीर के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने विशाखा के मायके में फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दिया। उन लोगों को लगा यह सब अचानक कैसे हो सकता है, इसलिए उन्होंने विशाखा से बात की कि यह सब कैसे हो गया। विशाखा ने बोला, हाँ माँ, अंशु की शादी कहीं और फाइनल हो गई है, इसलिए अब यह लोग भैया से उसकी शादी नहीं करवाना चाहते। और विशाखा के मायके वालों ने राहत की सांस ली। समीर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उस गुंडे लड़के के अलावा अंशु की कोख में उसकी ही संतान थी। हार कर समीर और उसकी माँ को अंशु की शादी उस सड़क छाप गुंडे से ही करनी पड़ी। इसके लिए अंशु खुद ही जिम्मेदार थी। कितने सपने देखे थे समीर और उसकी माँ ने अंशु के लिए, और आज अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते हुए देख रहे थे। और विशाखा भी आज अपनी आंखों के सामने भगवान का इंसाफ देख रही थी। जिन लोगों ने एक लड़की की ज़िंदगी खराब की थी, आज उन्हें उनके करने का फल मिल रहा था। और उन्हें अपनी बेटी, जो कि उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, उसकी ज़िंदगी भी आज खराब होने की कगार पर थी। समीर और उसकी माँ को आज एहसास हो रहा था कि करने का फल तो भगवान जरूर देते हैं।